चलिए बेटा ना कल हम लोग जेड इफेक्टिव के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और जेड इफेक्टिव में आपको बताया था कि बेसिकली जेड इफेक्टिव पे डायरेक्टली क्या है कि हमको कैलकुलेशन करना होता है एग्जाम में। कैलकुलेशन का क्वेश्चन डायरेक्टली आपको नहीं आएगा। अरे क्या हो गया? बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। हे प्रभु। चलो, अभी हम लोग बात कर रहे थे जेड इफेक्टिव के बारे में। जेड इफेक्टिव में बेसिकली जो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि एनसीईआरटी में कैलकुलेशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन मैंने आपको बोला था ये कैलकुलेशन बस हमको एक है ना नोट बता देगा या एक है ना ट्रेंड बता देगा कि भाई किस तरह से लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम या जो 6 टाइप कल आपको बताए थे उनमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो वही 6 टाइप के क्वेश्चंस की हमें हर जगह प्रैक्टिस करनी होती है। सबसे पहले हमने बात करा था तो इनके ट्रेंड्स के ऊपर हमने वैल्यूज लिखी थी लिथियम और बेरिलियम की। लिथियम के जेड का वैल्यू कितना होता है बेटा? 3। बेरिलियम के लिए 4। इसके लिए सिग्मा का वैल्यू आया था 1.7, इसके लिए आया था 2.05, इसके लिए जेड इफेक्टिव का वैल्यू आया था 1.3 और इसके लिए आया था 1.95। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई थी। सबसे पहले इसमें ये दो का ट्रेंड तो हम लोगों ने देख लिया था। अब आगे का ट्रेंड इसी के पैटर्न पे हम लोग फिल करते हैं। ध्यान सुनिएगा, सेकेंड पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या यहाँ पर केवल एस और पी ब्लॉक है या नहीं है? सेकेंड में केवल सप होता है। ठीक है ना? तो अगर हम देखें तो क्या जेड जो कि एटॉमिक नंबर है वो 3 4, आगे क्या आएगा बेटा? 5, देन क्या आएगा? 6, देन क्या आएगा? 7, देन 8, देन 9 एंड देन 10। क्या एटॉमिक नंबर जेड लगातार 1 से इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। और जनरली पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसा ही होता है क्योंकि पीरियोडिक टेबल का जो अरेंजमेंट है वो बेस्ड है एटॉमिक नंबर के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा सिग्मा पे आइए तो ध्यान से देखना बेटे, यहां से यहां जाने पर सिग्मा बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना? जेड भी बढ़ रहा है, सिग्मा भी बढ़ रहा है। अच्छा, जेड की वैल्यू कितने से बढ़ रही है? 1 से। जेड इंक्रीजेस बाय 1। सिग्मा को देखकर बताइए कितने से इंक्रीज हो रहा है? 0.35। तो यहां लिख देता हूं सिग्मा इंक्रीजेस बाय 0.35। इसका मतलब यह हुआ कि अगला जो एलिमेंट आएगा उसका सिग्मा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.35 से बढ़ा दो तो 2.40, फिर 0.35 से बढ़ा दीजिए तो 2.75, फिर 0.35 से बढ़ा दीजिए तो 3.10, 3.45, 3.80 और 4.15। ये वैल्यूज आएंगी और कैलकुलेट करने पर भी यही वैल्यूज आती हैं। फिर यहां पर देखिएगा, अगर हम लोग बात करें जेड इफेक्टिव की तो बताइए लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है? 0.65। जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस बाय 0.65। अब एक बात समझिएगा, क्या जेड इफेक्टिव का फॉर्मूला जेड माइनस सिग्मा होता है कि नहीं होता? होता है। तो अगर मुझे जेड और सिग्मा पता हो, इनको माइनस कर दूं तो जेड इफेक्टिव ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाता है। अब मुझे बताइए, अगर इसका जेड 3 है, सिग्मा 1.7 है, तो दोनों को माइनस करने पर कितना आ गया? 1.3, दैट इज जेड इफेक्टिव। 4 माइनस 2.05 कितना आ गया? 1.95। 5 माइनस 2.40 कितना आ जाएगा? 2.60। इस पे करेंगे तो कितना आएगा? 3.25। अब इसको आप ट्रेंड से भी चेक कर सकते हो। यहां से यहां जाने पर कितने से बढ़ा? 0.65। तो देखो, यहां से यहां जाने पर भी 0.65 से ही बढ़ रहा है, यहां से यहां जाने पर भी 0.65 से ही बढ़ रहा है। तो इसी ट्रेंड को फॉलो करते जाइए। तो यहां पर भी 0.65 से बढ़ा दीजिए, यहां पर भी 0.65 से बढ़ा दीजिए, यहां पर भी 0.65 से बढ़ा दीजिए और यहां पर भी 0.65 से बढ़ा दीजिए। ये हमारे आंसर्स आ जाते हैं। लेकिन अब ये जो ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्योंकि हमको वैल्यूज से ज्यादा मतलब नहीं, हमें ट्रेंड को समझना है। ये बात बताइए, अगर मैं सेकंड पीरियड के लिए बात करूं तो क्या सेकंड और थर्ड पीरियड दोनों में सप होता है या नहीं होता है? होता है। तो जो ट्रेंड सेकंड पीरियड का आएगा वही ट्रेंड थर्ड पीरियड का भी आएगा, उसमें कुछ अलग से सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं हमें। क्या किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड लगातार इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्या सिग्मा लगातार इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्या जेड इफेक्टिव लगातार इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं
कि इन सेकेंड पीरियड या इन थर्ड पीरियड या इन एनी पीरियड ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट जेड इंक्रीजेस रेगुलरली, बात सही है या गलत है? सही है। सिग्मा इंक्रीजेस रेगुलरली, बात सही है या गलत है? सही है। एंड जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस रेगुलरली, बात सही है। ठीक, लेकिन आप ध्यान सुनना, जेड पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि जेड तो बेटा पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट का फैक्टर ही है, तो उसका तो इंक्रीज होना तय है, वो तो होना ही है। हमारा फोकस है सिग्मा और जेड इफेक्टिव पे। मुझे बताइए लेफ्ट टू राइट जाने पर सिग्मा का वैल्यू कितने से बढ़ रहा है? 0.35, और जेड इफेक्टिव का वैल्यू कितने से बढ़ रहा है? 0.65। इसको अगर मैं परसेंटेज में चेंज कर दूं थोड़ा सा, तो बेटा इसको मैं 35% बोल सकता हूं और इसको मैं 65% बोल सकता हूं। लेफ्ट टू राइट जाने पर सिग्मा इंक्रीजेस बाय 35%, वेयर एज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस बाय 65%। दोनों में से ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर सिग्मा का दिख रहा है या जेड इफेक्टिव का दिख रहा है? जेड इफेक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कल 6 टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर बात करा था कि पहला टाइप कौन सा होता है? लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। और लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड में हमें उस जंग को लड़ने के लिए कोई फैक्टर चाहिए होगा कि जब रेडियस का क्वेश्चन आएगा या आईई का क्वेश्चन आएगा या ईए का क्वेश्चन आएगा या ईएन का क्वेश्चन आएगा लेफ्ट टू राइट वाला, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें एक हथियार यहां पर मिल चुका, और वो हथियार कौन सा है बेटा? जेड इफेक्टिव। क्योंकि सिग्मा और जेड इफेक्टिव में से ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर किसका है? जेड इफेक्टिव का। तो ये बात हमारे दिमाग में फिट हो जानी चाहिए कि आगे से रेडियस आईईएन में अगर लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड का क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो फैक्टर होगा वो फैक्टर कौन सा होगा बेटा? जेड इफेक्टिव। ठीक है। और क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ध्यान से सुनना, अभी मैं रेडियस की बात समझा देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि इसके बाद वही पढ़ना है। लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। मान लीजिए यहां पर है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। लेफ्ट टू राइट जाने पर फैक्टर जो हम लोग यूज करेंगे वो कौन सा होगा? जेड इफेक्टिव। क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है। अच्छा, जेड इफेक्टिव किस बात को रिप्रेजेंट करता है? क्या है जेड इफेक्टिव? न्यूक्लियस का टारगेट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन। टारगेट इलेक्ट्रॉन हमारा कौन सा है? आउटर मोस्ट शेल का आखिरी इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ अगर लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इसका मतलब है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। और अगर लेफ्ट टू राइट जाने पर ये अट्रैक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, तो जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा या दूर जाएगा? पास आएगा। पास आएगा तो साइज या रेडियस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो। इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होगा बेटा? डिक्रीज हो रहा होगा। ये ऐसा हम पढ़ेंगे आगे जाके। अब देखो इसमें जो चेंज आया ना, इस चेंज को एक बार समझते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि इसके बाद डी पे डिस्कस करना है तो पहले से समझ में आ जाएगा। आप एक बात बताओ, जब हमने लिथियम लिखा, बेरिलियम लिखा, बोरॉन लिखा, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब लिखे, तो मुझे बताओ लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, चलते गए। ये तो एटॉमिक नंबर है जो हमने पीछे भी लिखा। अब इलेक्ट्रॉन पे आइए बेटा, अभी ये सब न्यूट्रल हैं, तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। क्या 3 को मैं 2,1 लिख सकता हूं? यस। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। क्या इसको 2,2, इसको 2,3, इसको 2,4, इसको 2,5 लिखा जा सकता है कि नहीं? लिखा जा। अब ध्यान से सुनना, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 3 थे। अब इसको भूल जाओ, अब इलेक्ट्रॉन पे फोकस करो। 3 को ऐसे लिख दिया, 4 को ऐसे लिख दिया। 3 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे। क्या यहां से यहां जाने पर एक नए इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है। क्या यहां से यहां जाने पर भी एक नए इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है। अगर यहां से यहां जाने पर एक एक नए इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो रही है, तो अब हमें यह पहचानना है कि वो नया आने वाला जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो आ कहां रहा है? वो n में आ रहा है या n-1 में आ रहा है या n-2 में आ रहा है या कहां आ रहा है? ये पहचानने पे हमारा फोकस होना चाहिए। मुझे बताइए, अंदर वाले शेल में तो 2 ही है हर जगह। क्या आपको यहां क्लियरली दिख रहा है कि वो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। क्या एस और पी ब्लॉक, क्या एस और पी ब्लॉक के लिए हम यही तो बोला करते थे कि अगर किसी एलिमेंट को एस ब्लॉक का होना है तो उसका आउटर मोस्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन एनएस में आएगा। एन में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्या पी ब्लॉक होने के लिए भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एन में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यही बात यहां पर दिख रही है आपको कि भाई जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो एनएच शेल में आ रहा है। और कल याद करो, स्लेटर के रूल ने बोला था कि अगर एनएच शेल का कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो कितने का सिग्मा लगाएगा?
0.35 का सिग्मा लगाएगा। मतलब ये जो हर नया आने वाला इलेक्ट्रॉन है ये अपने साथ साथ 0.35 से सिग्मा को बढ़ाते जाएगा। यही यहां हुआ है। जो नया इलेक्ट्रॉन आया है तीसरे के बाद चौथा, वो आया है आउटर मोस्ट शेल में। कौन से शेल में? और आउटर मोस्ट शेल में आने वाला हर इलेक्ट्रॉन सिग्मा को कितने से बढ़ाता है? 0.35 से। यहां से यहां जाने पर भी क्या इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आया कि नहीं आया? आया। तो कितने से बढ़ा दिया? 0.35, 0.35, 0.35। क्या बात समझ में आ रही बेटे? और अगर Z बढ़ रहा था 1 से, सिग्मा बढ़ रहा था 0.35 से, तो Z माइनस सिग्मा, Z माइनस सिग्मा, Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा 0.65 से। यही कहानी हो रही है। एक और चीज बताता हूं, सुन लेना, फिर इसके बाद इस पे स्टेटमेंट वगैरह लिखेंगे। ये तो बात हुई एस और पी ब्लॉक की। अभी हम लोग, मैंने बोला था जब पीरियड का क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन जनरली सेकंड या थर्ड पीरियड का होता है, और अगर उसको डी ब्लॉक की जानकारी चाहिए होती तो 3D सीरीज, मतलब जो फोर्थ पीरियड है, वो पूछता है आपसे। एक बात बताओ, अगर मैंने लिखा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम वगैरह वगैरह, क्या ये सारे एलिमेंट डी ब्लॉक के हैं या नहीं है? अच्छा, अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट होना है तो क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो जो इसका एटॉम, इसमें 21 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 22 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 23 इलेक्ट्रॉन है, सो ऑन। बेटा यहां से यहां जाने पर क्या एक नया इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। पर वो नया इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एसपीडी में से कहां आएगा? डी में आएगा, तभी तो डी ब्लॉक का मेंबर बना। और जब डी में इलेक्ट्रॉन आएगा तो एन में आएगा या n-1 में आएगा? n-1 में आएगा। और इसीलिए जब यहां से यहां जाओगे, मान लो इसका Z इफेक्टिव X है और मान लो इसका सिग्मा Y है, तो बेटा जब यहां से यहां जाओगे तो एक नया इलेक्ट्रॉन तो आया। वो नया इलेक्ट्रॉन किस में आया? n-1 में आया। n-1 का हर इलेक्ट्रॉन सिग्मा को कितने से बढ़ाता है? 0.85 से। इसलिए होगा क्या कि अगर इसका सिग्मा Y आएगा तो यहां से यहां जाने पर सिग्मा कितने से बढ़ जाएगा? 0.85 से। तो इसका सिग्मा आएगा 0.85 प्लस में। यहां से यहां जाने पर फिर से 0.85 से बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 1.7। और मुझे बताओ एटॉमिक नंबर कितने से बढ़ रहा है? 1 से। सिग्मा कितने से बढ़ रहा है? 0.85 से। तो Z इफेक्टिव कितने से बढ़ेगा? 0.15 से। ये इसके ट्रेंड्स आएंगे जब वैल्यू आएगी। एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है जो कि 18 और 21 होती है, खत्म, ऐसा होता है। तो ये हमको ट्रेंड समझना जरूरी है कि एक्चुअल में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन को नोटिस करना है कि जो नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो एन में आ रहा है या n-1 में आ रहा है। एन में आ रहा है तो 0.35 से सिग्मा बदल देगा तो Z इफेक्टिव 0.65 से बदल जाएगा। और अगर n-1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो सिग्मा 0.85 से बदल जाएगा और Z इफेक्टिव 0.15 से बदल जाता है। ये जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड को लिख लीजिए, इस पे नोट लिखाता हूं। लिथियम बेरिलियम का कैलकुलेशन ऑलरेडी कल कर लिया था, ये ट्रेंड नोट करिए पहले। दो तीन वैल्यूज लिख लीजिए, बाकी तो आप 0.35 और 0.65 से चेंज करके बढ़ा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। चलिए ना, अब ये जो हमने लिखा है इसके बेसिस पे नोट लिखा रहा हूं आपको। नोट में क्या लिखाऊंगा ध्यान से सुन लेना। हम नोट में ये लिखेंगे कि जब आप सेकंड पीरियड के एस एंड पी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो Z कितने से बढ़ता है? 1 से। हर नया आने वाला इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? NH शेल में आएगा। और उसकी वजह से सिग्मा कितने से बढ़ेगा? 0.35 से। और अगर Z 1 से बढ़ रहा है और सिग्मा 0.35 से बढ़ रहा है तो Z इफेक्टिव कितने से इंक्रीज होगा? 0.65 से। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, नोट बना के लिखिएगा।
on moving left to right, on moving left to right in second period, on moving left to right in second period, ब्रैकेट में एस एंड पी ब्लॉक, ब्रैकेट में एस एंड पी ब्लॉक, the value of z, the value of z increases by 1, the value of z increases by 1, full stop. आगे लिखिए, each new incoming electron, each new incoming electron enters in, each new incoming electron enters in outermost nth shell, outermost shell को n से रिप्रेजेंट करते हैं, each new incoming electron enters in outermost nth shell, therefore sigma increases by, therefore sigma increases by 0.35, therefore sigma increases by 0.35, and hence z effective gets increased by, and hence z effective gets increased by 0.65, hence z effective gets increased by 0.65. तो ये जो पूरा जो हमने कैलकुलेशन किया उसको हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको बता दिया कि भाई क्या है स्टेटमेंट. अब कैलकुलेशन याद हो ना हो, लेकिन ये जो नोट लिखा है ये हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, हालांकि सारी चीजें यहां से समझ में आ जाती है. ठीक है, अभी हम लोगों ने बात करा एस एंड पी ब्लॉक के बारे में. अब हम लोग मूव करेंगे किसके बारे में बेटा पढ़ने के लिए, डी ब्लॉक है ना. मैंने अभी आपको थोड़ी सी कंडीशन, इसको हटा देता हूं, अभी इस पे बाद में आते हैं. ये आते हैं पहले डी ब्लॉक पे, ध्यान से देखिएगा. हमें इना पीरियड की सिचुएशन को समझना था और इना पीरियड हमने एस और पी ब्लॉक को समझा. अब हम लोग किसके बारे में समझ रहे हैं, डी ब्लॉक के बारे में, क्योंकि डी ब्लॉक में एक्सेप्शंस आते हैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो इसीलिए उसके कहीं ना कहीं ट्रेंड्स में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, चाहे वो जेड इफेक्टिव हो, चाहे वो रेडियस हो, चाहे वो आईई हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें एक्सेप्शंस की वजह से चेंजेस आते हैं. आइए पहले बात करते हैं डी ब्लॉक में जिस सीरीज पे हमको हमेशा थ्रू आउट द सिलेबस फोकस करना है वो सीरीज कौन सी होगी, 3D सीरीज. 3D सीरीज बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड. मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब भी पीरियड का क्वेश्चन आएगा, अगर उसको एस और पी ब्लॉक पूछना है तो सेकंड या थर्ड पीरियड पूछेगा, और अगर डी ब्लॉक पूछना है तो वो फोर्थ पीरियड पे जाता है. और इसीलिए हमारे सिलेबस में मेनली 3D सीरीज का ही रोल है. इसके बारे में हमें जानकारी अच्छे से होनी चाहिए. चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24 एंड सो ऑन. हम लोग कहां तक चले जाएंगे, जिंक तक. जरूरत नहीं वहां तक जाने की, बस अपन एक ट्रेंड समझ ले रहे हैं. इसके लिए जब हम सिग्मा का कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 18. अब मुझे बताओ स्कैंडियम से टाइटेनियम जाने पर क्या एक नया इलेक्ट्रॉन एंटर होगा कि नहीं होगा, होगा. और वो जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो डी में आएगा, और डी में अगर आएगा तो एन में आएगा या n-1 में आएगा, n-. और n-1 में आने वाला हर इलेक्ट्रॉन सिग्मा को कितने से बढ़ाता है, 0.85 से. तो अगर ये 18 था ना तो ये कितना आएगा, 18.85. अगले वाले पे चलिए फिर से 0.85 से बढ़ा देंगे तो आ जाएगा 19.70 एंड सो ऑन. ठीक है, अभी इसको अलग से रखते हैं, इसका वैल्यू अलग आएगा. ठीक, आगे बढ़ते हैं. अगर z इफेक्टिव निकालना है तो क्या करना होता है बेटा, z माइनस सिग्मा. अच्छा z माइनस सिग्मा किया तो ये आ जाएगा 3, फिर यहां पर आएगा 3.15, यहां पर आएगा 3.30 एंड सो ऑन. ये कहानी बनती है. आप देखिएगा एक बार इसको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूं आपको. ये स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21. अभी स्कैंडियम न्यूट्रल फॉर्म में तो उसमें 21 इलेक्ट्रॉन भी होंगे. और बेटा क्योंकि हमारे पास लेटर के रूल को सॉल्व करने के लिए 3 केसेस थे, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. क्या ये मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है. कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं एक बार, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1. पर मैंने कॉन्फ़िगरेशन को ऑलरेडी शेल नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर रखा है. यहां पर भी देखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 ऑलरेडी रीअरेंज कर रखा है ताकि टाइम बच जाए. अब देखो हमें टारगेट इलेक्ट्रॉन किसको मानना है, आउटर मोस्ट शेल के आखिरी इलेक्ट्रॉन को. 1 2 3 4 में से आउटर मोस्ट शेल कौन सा होगा, 4. तो इसके 2 में से एक हमारा टारगेट है.
ये शेल n है तो ये क्या हो जाएगा n-1, ये क्या हो जाएगा n-2, ये क्या हो जाएगा n-3। यहां पर आइए, ये वाला शेल अगर n है तो ये हो जाएगा n-1, ये हो जाएगा n-2, ये हो जाएगा n-3। अब आप खुद देखो जरा कॉन्फ़िगरेशन को, जो 21 के बाद 22वां इलेक्ट्रॉन आया है, जो नया इलेक्ट्रॉन आया है, देखो 1s2 यहां भी है, 1s2 यहां भी है, 2s2 यहां भी है, 2s2 यहां भी है, 2p6 2p6, 3s2 3s2, 3p6 3p6। क्या यहां पर 3d1 और क्या यहां पर 3d2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस यही तो चेंज है, बाकी पूरा कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो जो नया इलेक्ट्रॉन आया है वो n में आया या n-1 में आया? n-, और n-1 में आने वाला इलेक्ट्रॉन सिग्मा को कितने से बढ़ाता है? 0.85 से। तो यहां पर हमारी कंडीशन क्या बन रही है? सिग्मा इंक्रीजेस बाय 0.85 और z इंक्रीजेस बाय 1। और अगर z माइनस सिग्मा कर दूंगा, 1 माइनस 0.85 कर दूंगा, तो z इफेक्टिव इंक्रीजेस बाय 0.15 आ जाएगा। एक बार सॉल्व करते हैं, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले सिग्मा निकालना है, टारगेट मान लें, टारगेट इन दो में से कोई एक होगा। क्या टारगेट खुद के ऊपर कभी कोई शील्डिंग लगाएगा? नहीं। क्या टारगेट के अलावा एक इलेक्ट्रॉन और बच रहा है? हाँ, NH शेल का इलेक्ट्रॉन शील्डिंग कितने की लगाएगा? 0.35 की। n-1 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 9। और n-1 का हर इलेक्ट्रॉन 0.85 की शील्डिंग लगाएगा। n-2 n-3 में जितने भी इलेक्ट्रॉन आते हैं सबकी शील्डिंग 1। तो बेटा इनको ऐड कर लो सबको, 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं टोटल, 6 + 2 + 2। तो बेटा ये 10 के 10 इलेक्ट्रॉन कितने की शील्डिंग लगाएंगे? 1 की। सॉल्व करिएगा आराम से, 18 आएगा। मुझे आंसर याद है, मैं लिख देता हूं। Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा से सॉल्व कर दीजिए। तो बेटा Z का वैल्यू कितना आ गया? 21 माइनस 18। सॉल्व करने पर Z इफेक्टिव आपका कितना आ गया? 3 आ गया। ये यहां पर सिग्मा का कैलकुलेशन कर रहे हैं बेटा, इन दो में से एक टारगेट होगा, टारगेट खुद के ऊपर कोई शील्डिंग नहीं लगाएगा, बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन 0.35 की शील्डिंग लगाएगा। n-1 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। n-1 का प्रत्येक इलेक्ट्रॉन 0.85 की शील्डिंग लगाएगा और n-2 n-3 के टोटल 10 इलेक्ट्रॉन 1 की शील्डिंग लगाएंगे। आप कैलकुलेशन को भी जरा फोकस करोगे ना, तो यहां 1 इंटू 0, यहां 1 इंटू 0, यहां 1 इंटू 0.35 है, 1 इंटू 0.35 है, 10 इंटू 1 है, 10 इंटू 1 है। चेंज क्या आया? यहाँ 9 इंटू 0.85 था, यहाँ 10 इंटू 0.85 है, तो कैलकुलेशन में 0.85 बढ़ जाएगा, बस और कुछ भी नहीं हो रहा। अगर ये 18 है तो ये 18.85 आना तय है। और अगर आप इसमें z इफेक्टिव इज इक्वल टू z माइनस सिग्मा लगाओगे तो 22 माइनस 18.85 आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 3.15। ये इसका कैलकुलेशन है, सुनना भी। तो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम तक की तो बात समझ में आती है। क्या मुझे बताओ, यहां पर भी लेफ्ट टू राइट जाने पर z बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है? 1 से। s और p ब्लॉक के मद्देनजर देखते चलिएगा, है ना। वहां पर भी z 1 से बढ़ रहा था, यहां पर भी z 1 से बढ़ रहा है। वहां पर हर नया आने वाला इलेक्ट्रॉन n में आता था या n-1 में आता था? n में। तो सिग्मा वहां पर बढ़ता था 0.35 से। यहां पर हर नया आने वाला इलेक्ट्रॉन n-1 में आ रहा है, तो सिग्मा कितने से बढ़ रहा है? 0.85 से। वहां पर z इफेक्टिव बढ़ता था 0.65 से, यहां पर z इफेक्टिव बढ़ रहा है 0.15। बढ़ते तो वहां भी तीनों थे, बढ़ते तो यहां भी तीनों है जनरली, है ना। क्रोमियम में गड़बड़ हो जाएगी और कॉपर में गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी? क्रोमियम और कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन होनी कुछ और चाहिए थी, लेकिन होती कुछ, तो भैया जो ट्रेंड है वो ब्रेक हो जाएगा। हमको बस दिमाग में रखना, हमको कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, बट हमारे दिमाग में होना चाहिए कि वहां पर जो वैल्यूज है वो आनी कुछ और चाहिए थी, वो ये ट्रेंड को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना। अब सुने, वहां पर हम लोगों ने बोला था कि जेड इफेक्टिव और सिग्मा में से डोमिनेटिंग कौन था? जेड इफेक्टिव। यहां पर बताइए सिग्मा कितने से बढ़ रहा है और जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ रहा है? तो क्या डोमिनेटिंग नेचर थोड़ा बहुत सिग्मा का दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो जब हम रेडियस पढ़ेंगे ना, तो वहां पर बीच में एक बात आएगी कि बीच बीच में यहां पर फेकोनी का साइज बराबर हो जाता है वगैरह वगैरह। वहां पर हम बोलेंगे कि सिग्मा डोमिनेट करता है। वो सिग्मा कैसे डोमिनेट करेगा? वैल्यूज देख लो, एक 85% है और एक 15% है, तो 85 का भी थोड़ा बहुत डोमिनेशन आने वाला है। चलिए पहले इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट लिखाता हूं इस पर। तो लेफ्ट टू राइट में एक ट्रेंड आ गया हमारे पास बेसिकली कि जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ता है, और जनरली हम लोग जेड इफेक्टिव से ही सॉल्व करेंगे।
चलिए ना, अब ये जो वैल्यूज या ट्रेंड्स हम लोगों ने लिखा है इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा देता हूं, नोट बना के लिखना स्टार्ट करिएगा। इन 3D सीरीज, in 3D series on moving left to right, in 3D series on moving left to right, generally Z increases by 1, generally Z increases by 1, full stop. Each new incoming electron, each new incoming electron, each new incoming electron enters in penultimate, enters in penultimate n minus 1th shell, enters in penultimate n minus 1th shell, due to which sigma increases by, due to which sigma increases by 0.85, due to which sigma increases by 0.85, and hence Z effective gets increased by, and hence Z effective gets increased by 0.15, Z effective gets increased by 0.15। ठीक है, अब ये हमको पता होना चाहिए बेटा, फिर से बोल दे रहा हूं, क्रोमियम और कॉपर इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, उसकी कहानी अलग होगी, बट ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन से कोई मतलब है नहीं, अपने को बस एक मोटा मोटा आइडिया लेना था कि होता क्या है या किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एस और पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, मतलब सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड के ट्रेंड समझने के बाद सेकंड टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि इना पीरियड के बाद अगले टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है बेटा? इना ग्रुप। अब ग्रुप में हमारे पास टोटल 18 ग्रुप है, लेकिन ग्रुप में क्या है कि जेड इफेक्टिव उतना काम करता नहीं है, इसलिए हम एक ग्रुप से इसका एग्जांपल समझ ले रहे हैं। हमारे जो 6 क्वेश्चन होंगे उसमें से फर्स्ट टाइप में तो जेड इफेक्टिव काम आएगा हमें आगे, लेकिन डाउन द ग्रुप वालों में जेड इफेक्टिव काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा उसका बस एक एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हमने एग्जांपल में किसको ले लिया बेटा? ग्रुप 1 को ले लिया। ग्रुप 1 में आने वाले एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? है लीना की रब से फरियाद। अब है लीना की रब से फरियाद में से हाइड्रोजन गायब है। क्यों गायब है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। कैसा स्पीशीज है? सिंगल इलेक्ट्रॉन में सिग्मा विग्मा का कोई रोल नहीं होता, उसको हटा दिया अपन ने। अब बाकियों पे बात कर लेते हैं, है ना। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम हटा दिया थोड़ी देर के लिए, लेना हो तो उसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एटॉमिक नंबर 3 है, 11 है, 19 है, 37 है, 55 है, और अगर उसको लेते तो 87 आ जाता। लिथियम के लिए कैलकुलेशन ऑलरेडी कल हमने किया था, तो इसका सिग्मा 1.7 आया था और इसका जेड इफेक्टिव 1.3 आया था। तो लिथियम की कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑलरेडी हमारे कॉपी में लिखी हुई है सेकंड पीरियड के अंदर। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं, करने की जरूरत नहीं है, मुझे वैल्यू याद है, मैं लिख देता हूं। इन सबको सॉल्व करने पर जो जेड इफेक्टिव का वैल्यू आता है वो कितना आता है? 2.2। इधर देखिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें तो पहले वाले का जेड इफेक्टिव कितना है बेटा? 1.3। रेस्ट ऑल जो ग्रुप मेंबर्स है उनका जेड इफेक्टिव क्या आ रहा है बेटा? 2.2। ट्रेंड को समझना। क्या डाउन द ग्रुप जाने की अगर मैं बात करूं तो डाउन द ग्रुप जाने पर जेड बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। सिग्मा बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। भैया सिग्मा, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो सिग्मा भी बढ़ेगा, क्योंकि हर नया आने वाला इलेक्ट्रॉन चाहे 0.35 की लगाए, चाहे 0.85 की लगाए, चाहे 1 की लगाए, कुछ ना कुछ शील्डिंग तो लगाएगा। तो नीचे जाने पर अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो सिग्मा तो बढ़ना तय है। जेड इफेक्टिव को देखिएगा, यहां से यहां जाने पर, यहां से यहां जाने पर क्या जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। जेड इफेक्टिव फर्स्ट इंक्रीजेस, लेकिन उसके बाद कांस्टेंट, देन बिकम्स कांस्टेंट। तो आप देखो डाउन द ग्रुप जाने पर जेड इफेक्टिव का जो ट्रेंड है ना, वो लगभग पूरे ग्रुप में क्या है? कांस्टेंट है। एक को छोड़ दें तो पूरे ग्रुप में कांस्टेंट है। और अगर जेड इफेक्टिव कांस्टेंट है तो बेटा अगर किसी कांस्टेंट चीज को मैं फैक्टर मान के चलूंगा तो फिर मेरे को तो हर चीज कांस्टेंट ही दिखेगी, और इसीलिए हम डाउन द ग्रुप जेड इफेक्टिव से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जेड इफेक्टिव के हिसाब से तो सब कुछ सेम दिखेगा, तो आपको रेडियस भी ऐसा लगेगा कि सेम है, आई भी ऐसा लगेगा कि सेम है, और इसीलिए डाउन द ग्रुप कभी भी जेड इफेक्टिव का यूज हम लोग
नहीं कर रहे होंगे। पहले इसको लिखिए, स्टेटमेंट पे बात करते हैं। तो लेफ्ट टू राइट तो जेड इफेक्टिव अच्छी तरीके से वर्क करता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव की वैल्यूज चेंज होती है, चेंज होने से हमें समझ में आएगा कि भाई अट्रैक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। डाउन द ग्रुप वैल्यू कांस्टेंट है, इससे अंदाजा नहीं लग पाता कि अट्रैक्शन बढ़ रहा है या कम हो रहा है या क्या हो रहा है, और इसीलिए इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे डाउन द ग्रुप के फैक्टर्स में। ये सारी जो कैलकुलेशन चल रही है ये किसके आधार पे चल रही है? स्लेटर्स रूल। याद रखिएगा, कल भी बोला था स्लेटर रूल है या लॉ है? रूल है। तो स्लेटर रूल के बारे में बता दिया था कल कि आगे जाके कहीं ना कहीं रायता ढोलने वाला है, वो जब ढोलेगा तब बताएंगे, बट दिमाग में रखिए इस बात को। अगर आपसे पूछा जाए कि डाउन द ग्रुप क्या है, तो अकॉर्डिंग टू स्लेटर्स रूल डाउन द ग्रुप जाने पर जेड इफेक्टिव फर्स्ट इंक्रीजेस देन बिकम्स कांस्टेंट। ये सारी बात स्लेटर रूल के अकॉर्डिंगली चल रही है। चलिए, है ना। अब इसी से हम लोग एक और पॉइंट को समझते हैं, ध्यान से देखना। यहां से आ गए, जेड इफेक्टिव बढ़ा, उसके बाद जेड इफेक्टिव क्या हो गया? कांस्टेंट। एक टर्म हम लोग यूज करते हैं हमारे सिलेबस में, और वो टर्म होती है एनॉमलस बिहेवियर। क्या टर्म यूज करते हैं बेटा? एनॉमलस बिहेवियर। आपके पी ब्लॉक में से बहुत कुछ उड़ा दिया गया है, लेकिन इस टर्म को अभी भी आपके सिलेबस में रखा गया है, ठीक है ना। एनॉमलस बिहेवियर क्या होता है और कौन दिखाता है, उसके ऊपर बात करें तो बेटा सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, क्या जनरली ग्रुप में आने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती कि नहीं होती? होती है। जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, ऐसे चले गए। इसके ग्रुप में कौन आते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, सॉरी सोडियम, पोटेशियम, है ना, रुबिडियम। यहाँ पर कौन आ जाएगा? मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना। इसके ग्रुप में कौन आ जाएगा? आलू, गाजर, ये सब आ गए, ठीक है। अब देखो, वैसे तो डाउन द ग्रुप उन्हीं एलिमेंट्स को रखा जाता है जिनकी जनरली प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम। लेकिन ऐसा देखा गया है कि सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वो अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से कुछ अलग प्रॉपर्टी दिखाना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि सारी प्रॉपर्टी अलग है, कुछ प्रॉपर्टी अलग है। तो लिथियम की कुछ प्रॉपर्टी तो अपने ग्रुप से मैच होगी, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से मैच नहीं होगी। बेरिलियम की कुछ प्रॉपर्टी तो ग्रुप से मैच होगी, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी ग्रुप से मैच नहीं होगी। तो ये जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं ना, ये अपने अपने ग्रुप से कुछ अलग प्रॉपर्टी दिखाते हैं, और इसी बिहेवियर को क्या बोला जाता है? एनॉमलस बिहेवियर। क्या उसका एक नजारा हमको यहां भी देखने को मिल रहा है? आप देखो, इसका बाकी पूरा ग्रुप का जेड इफेक्टिव सेम है, लेकिन ये अपने ग्रुप से कुछ अलग ही दिखा रहा है। तो ये भी एक एनॉमलस बिहेवियर का एक्सप्लेनेशन या उसका एक एग्जांपल हो सकता है। आप ऐसा बोले कि भैया यहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि लिथियम की प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से अलग है। एक हेडिंग डाल लेंगे, एनॉमलस बिहेवियर टर्म, इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। The elements of second period, the elements of second period, एनॉमलस बिहेवियर का मतलब कुछ डिफरेंट बिहेवियर, है ना। The elements of second period show some properties, which are different from their group members. Show some properties which are different from their group members. This behavior is called anomalous behavior. तो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से अलग होती है, और इसी बिहेवियर को क्या बोला जाता है बेटा? एनॉमलस बिहेवियर, ठीक है। तो ये टर्म हमको दिमाग में रखनी है, एनॉमलस बिहेवियर क्या मीनिंग होता है वो आपको बता दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो अगले पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान सुनना। पहला केस आपको बताया था लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, दूसरा केस बताया था टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। दोनों हमने डिस्कस करे, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव लगभग कांस्टेंट। तीसरा जो टाइप आता है वो आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और चौथा जो टाइप आता है वो आता है डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक अलग से नहीं लिख रहे, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक कल मैंने जब
केस नंबर 1 बताया था, 2 बताया था, तब हमने ये पता कर लिया था कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है। तो उसमें बाद में आते हैं, पहले केस नंबर 4 पे आ जाते हैं, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। मैंने यहां पर ऑक्सीजन को एग्जांपल लेते हुए ऑक्सीजन का न्यूट्रल एटम, ऑक्सीजन का मोनोकेटायन, ऑक्सीजन का मोनो एनायन ले लिया। क्या ये तीनों को देखकर ओ प्लस ओ माइनस को देखकर हमें इतना समझ में आता है कि ये सेम एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज है या नहीं है? तो दीज आर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। ऑक्सीजन चाहे न्यूट्रल हो, चाहे कैटायनिक फॉर्म में हो, चाहे एनायनिक फॉर्म में हो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमेशा क्या रहने वाला है? 8 रहने वाला है। ठीक है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमेशा 8 रहने वाला है। एटॉमिक नंबर कभी भी चेंज नहीं होता। चेंज कौन होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, O प्लस की अगर मैं बात करूं तो O प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। O में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। O माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे बेटा? 9 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये कहानी इतनी समझ में आती है। क्या ये सारे के सारे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन? कौन सा केस है? मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। 7 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, 1s2 2s2 2p3, नाइट्रोजन वाली कॉन्फ़िगरेशन आएगी। 8 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, 1s2 2s2 2p4, और 9 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, 1s2 2s2 2p5। अब इसके लिए अगर मैं सिग्मा का कैलकुलेशन करूं तो बेटा और कुछ नहीं होगा। इधर देखो, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 7, उसमें कितने? 8, उसमें कितने? 9। ये वैल्यू आएगी। 7 इलेक्ट्रॉन होने पर सिग्मा कितना आता है? 3.10। 8 इलेक्ट्रॉन होने पे कितना आता है? 3.45। और यहां पर कितना आएगा? 3.80। तो यही वैल्यूज वहां पर आनी है। इसके लिए वैल्यू आएगा 3.10, इसके लिए सिग्मा का वैल्यू आएगा 3.45, और इसके लिए सिग्मा का वैल्यू आएगा 3.80। ये वैल्यूज हैं, आप चाहो तो कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उतने ही है तो वही कहानी बनेगी। लेकिन Z इफेक्टिव चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां पर Z नाइट्रोजन का 7 था, ऑक्सीजन का 8 था, फ्लोरीन का 9, और यहां पर सबका Z कितना है? 8। तो Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा हम लोग लगाएंगे तो बेटा 8 माइनस 3.10 वैल्यू कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करते रहिए। यहां पर कर देते हैं 8 माइनस 3.45, और यहां पर भी कर देते हैं बेटा Z माइनस सिग्मा, दैट इज 8 माइनस 3.80। बताते जाइए। यहां पर कितना आएगा? 4.20। यहां पर आ जाएगा 4.55, ये आ रहा है। और हाँ, यहां पर कितना आ जाएगा? 4.90। ठीक है। अब आप जरा ट्रेंड को देखिएगा। फॉर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट, जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव सबसे कम। जैसे ही पॉजिटिव की तरफ जा रहे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे, क्या जेड इफेक्टिव बढ़ता हुआ दिख रहा है या कम होता हुआ दिख रहा है? बढ़ता हुआ। तो जो हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए ट्रेंड समझा था ना, वही ट्रेंड यहां भी है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में भी जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता था जेड इफेक्टिव बढ़ता था, और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट में भी जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। ये एक बात लिखी हुई है, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। ये किसके लिए वैलिड है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए तो वैलिड है ही है, साथ ही साथ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट के लिए भी वैलिड है। दूसरी बात, अगर हमने पॉजिटिव चार्ज की कहानी समझ ली तो नेगेटिव भी पता होना चाहिए। एक बात देखिए, नेगेटिव के लिए ऐसे देख लो, क्या इधर से उधर जाने पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। और नेगेटिव चार्ज बढ़ने से जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव कम हो रहा है। डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन? इनवर्स। तो बेटा जेड इफेक्टिव और पॉजिटिव चार्ज का वेरिएशन डायरेक्ट होता है, जबकि जेड इफेक्टिव और नेगेटिव चार्ज का वेरिएशन इनवर्स होता है। तो एक फॉर्मूला हमारे सामने आ गया, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। कहीं भी लगा दूं क्या? नहीं, दो ही जगह लगाना है। कहां कहां? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एंड डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। एक बात ध्यान सुन लेना, आपके तर्कश में जितने चांद सितारे हो सजा देना इसको। पूरे सिलेबस में आप चाहे रेडियस पढ़ो, आईई पढ़ो, ईए पढ़ो, ईएन पढ़ो, 6 टाइप के क्वेश्चन में से 2 टाइप जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक और डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट है।
और उन दोनों टाइप के लिए आपको हमेशा एक ही फैक्टर इस्तेमाल करना होगा और वो फैक्टर आपके सामने है, Z इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। इसके अलावा अगर इन क्वेश्चन में आपने कुछ और दिमाग लगाया तो बहुत खतरनाक होगा। चलिए बेटा, है ना, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। टोटल मैंने कल आपको बोलता 6 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 6 में से 4 टाइप ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एलिमेंट। अब इसके बाद जो 5वां टाइप कल आपको बताया गया था वो था 2 एडजेसेंट पीरियड और 2 एडजेसेंट ग्रुप, और एक बताया था रैंडम। उसको हमको यहां पर सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। 2 एडजेसेंट पीरियड या ग्रुप का क्वेश्चन आए और अगर Z इफेक्टिव पूछे तो आपको कैलकुलेट करने का तरीका बता दिया गया है, कर सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन आएगा नहीं। और रैंडम में भी कोई भी एलिमेंट दे दे तो Z इफेक्टिव कैलकुलेट करने का तरीका हम लोग सीख चुके हैं, आप कैलकुलेट करके आंसर लिख सकते हैं, तो उसकी कोई जरूरत है नहीं हमें, ठीक है ना। खैर, हमने ये 4 टाइप समझ लिया मेनली। अब आगे बढ़ते हैं एक पॉइंट पे। मैंने आपको बोला था स्लेटर रूल रायता ढोलेगा, है ना, आगे भी ढोलता रहेगा, पर अभी पहला रायता समेटते हैं, ठीक है। अभी बूंदी रायता आया, बाद में फ्रूट रायता आएगा, फिर पाइनएप्पल रायता आएगा, सारे समेटेंगे अपन, ठीक है ना। सबसे पहले बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग की, ध्यान सुनना। ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग में क्या है, कल हमने स्लेटर के हिसाब से ये पढ़ा था कि मान लो आपका टारगेट इलेक्ट्रॉन इस शेल में है, और ये शेल कौन सा है, एन, ये कौन सा है, n-1, ये कौन सा है, n-2, ये कौन सा है, n-3। तो स्लेटर ने क्या बोला था कि एन में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना, सबके सिग्मा का वैल्यू कितना होगा, 0.35, 0.35, 0.35 एंड 0.35। n-1 में कोई भी इलेक्ट्रॉन आ जाए उसके सिग्मा का वैल्यू कितना होगा, 0.85। n-2 का कोई भी इलेक्ट्रॉन आ जाए 1, n-3 का कोई भी इलेक्ट्रॉन आ जाए 1। उसने ये बोला। इसका मतलब ये निकलता है कि भैया अगर यहां पर S है, P है, D है, तो S का इलेक्ट्रॉन भी इतनी ही शील्डिंग लगाएगा, P का इलेक्ट्रॉन भी इतनी ही शील्डिंग लगाएगा, D का इलेक्ट्रॉन भी इतनी ही शील्डिंग लगाएगा। ये किसका कहना था, स्लेटर का। उस समय तो ये बात मान ली गई, लेकिन जैसे जैसे साइंस इवॉल्व हुआ, चीजों पे एक्सपेरिमेंट्स होने और चालू हुए या चीजें और स्टडी की गई, तो ये पता चला कि सेम शेल में आने वाला हर इलेक्ट्रॉन बराबर शील्डिंग लगाई है, जरूरी नहीं है। सेम शेल के इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग शील्डिंग या अलग अलग स्क्रीनिंग लगाते हैं। जैसे मान लो मैंने शेल नंबर n-2 मान लिया, क्या मान लिया, n-2, तो n-2 में चाहे S हो, चाहे P हो, चाहे D हो, चाहे F हो, स्लेटर ने बोला ये भी 1 लगाएगा, ये भी 1 लगाएगा, ये भी 1 लगाएगा, ये भी 1 लगाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में कल एक स्टेटमेंट मैंने बोला था, जो पहले आएगा वो ज्यादा शील्डिंग लगाएगा। वो बात हमने इसके लिए भी अप्लाई कर दी थी, और वही बात रियलिटी है कि भैया अगर आप सेम शेल के लिए भी बात कर रहे हो, तो सेम शेल में याद करिए, किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसके S में जाएगा, फिर उसके P में जाएगा, फिर उसके D में जाएगा, और फिर उसके F में जाएगा। जो पहले आएगा वो ज्यादा शील्डिंग लगाएगा। सेम शेल के लिए S की शील्डिंग सबसे ज्यादा, P की शील्डिंग उससे कम, D की शील्डिंग उससे कम, और F की शील्डिंग सबसे कम। SPDF का अगर हम ऑर्डर बना देते हैं सेम शेल के लिए, ध्यान रखना, दिस पॉइंट इज ओनली फॉर सेम शेल।
ये कहानी आती है। और इस कहानी में अगर आप देखो तो एस और पी को जनरली बोल देते हैं कि इनकी शील्डिंग कैसी है बेटा, स्ट्रॉन्ग। इनके शील्डिंग इफेक्ट को क्या बोला जाता है बेटा, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट। और डी और एफ की अगर हम लोग बात करें तो इसके शील्डिंग इफेक्ट को क्या बोला जाता है बेटा, वीक या फिर पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा, एस और पी में से वैसे तो हमने बोल दिया कि दोनों का शील्डिंग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या स्ट्रॉन्गेस्ट शील्डिंग एस की होगी या नहीं होगी, होगी। और अगर इन दोनों की शील्डिंग वीक या पुअर है तो पुअरेस्ट शील्डिंग किसकी होगी बेटा, एफ की होगी। तो ये हमें पता होना चाहिए और सुनना ध्यान से। यही जो पुअर शील्डिंग है वो आगे जाके ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण बनेंगे, ठीक है, नोट करिए सर। ये वाला जो पॉइंट लिखा है ना, इस पे स्टार मार्क लगा लेना। ये ऑर्डर डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में, पूरे जेड इफेक्टिव के टॉपिक में कैलकुलेशन वैल्कुलेशन कुछ नहीं पूछता, ये ऑर्डर पूछता है क्योंकि एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन है। ये बात जो हमने लिखी है वैलिड फॉर सेम शेल, सेम शेल के एसपीडीएफ रियलिटी में एस की शील्डिंग ज्यादा, पी की कम, डी की कम, एफ की कम। स्लेटर तो बराबर मानता था लेकिन रियलिटी में ऐसा होता है। चलिए ना, अब ये जो ऑर्डर हम लोगों ने लिखा है इस ऑर्डर पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि ये ऑर्डर आया कैसे। अभी तो मैंने बस एक लाइन बोल दी थी कि जो पहले आया वो ज्यादा शील्डिंग लगाएगा, ठीक है, पर ये हुआ कैसे, कारण समझना बेटा। शील्डिंग के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यहां पर मान लो ये न्यूक्लियस है और यहां पर कहीं पर हमारा कौन सा इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, टारगेट। अब न्यूक्लियस को अपना पूरा अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचाना है। तो न्यूक्लियस जब अपना अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचाएगा तो वो किस फॉर्म में पहुंचा रहे हैं, मान लो रेडिएशंस निकल रहे हैं, वेव्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस ने क्या करा, अपना अट्रैक्शन यहां तक पहुंचाने के लिए वेव्स छोड़े। अब उन वेव्स को, उन अट्रैक्शन को बीच में आने वाले एसपीडीएफ के जो इलेक्ट्रॉन है वो रोकेंगे। जो ज्यादा रोक पाएगा उसकी शील्डिंग ज्यादा, जो कम रोक पाएगा उसकी शील्डिंग कम। इमेजिन करिए अगर हमने एसपीडीएफ के अकॉर्डिंगली, यहां पर एस और पी से समझा देता हूं तो कहानी क्लियर हो जाती है। यहां पर ये एक केस लिया और ऐसे एक केस यहां भी ले लेता हूं। ये मान लीजिए आपके पास टारगेट इलेक्ट्रॉन है और दो केसेस चल रहे हैं, एक एस के लिए बात करेंगे और एक पी के लिए, तो ये ट्रेंड समझ में आएगा। एस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, और पी का शेप कैसा होता है, डम्बल, ये होता है। अब आप सोचो, एस का शेप स्फेरिकल होने का मतलब है इसके अंदर कोई भी नोड नहीं होता है। ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बातें कर रहा हूं, पता है तो ठीक है, नहीं तो बस सुनते जाओ कि ऐसा होता है। पी में एक नोड होता है। नोड वो जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी खत्म, ना के बराबर, ठीक है ना। आइए, अब क्या हुआ, इस न्यूक्लियस ने उस इलेक्ट्रॉन के लिए अपना अट्रैक्शन छोड़ा। ये अट्रैक्शन ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ये वाला अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा, ये वाला अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा। लेकिन ये जो न्यूक्लियस, ये सॉरी, ये जो एस आया हुआ है, क्योंकि ये पूरा हार्ड सरफेस है, एक लोहे की बॉल की तरह समझो, इसके अंदर कोई हॉलोनेस नहीं है, क्या ये इन तीनों अट्रैक्शन को रोक लेगा कि नहीं रोक लेगा, रोक लेगा। जो जितना ज्यादा रोकेगा उसकी स्क्रीनिंग उतनी ज्यादा। यहां आइए, इस न्यूक्लियस ने अपना अट्रैक्शन छोड़ा, अट्रैक्शन छोड़ा, यहां पर भी है ना, टोटल वहां भी 5 बना, यहां भी 5 बना रहा हूं, ये कहानी है। यहां वाला जो इसकी बाउंड्री के इधर होगा वो पहुंच जाएगा, इधर वाला पहुंच जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन बीच में इसके नोड होता है। तो ये वाली डेंसिटी जो वेव्स होगा ये रोक लेगा, ये वाले जो वेव्स होगा ये रोक लेगा, लेकिन ये नोड में से भी तो वेव्स आराम से क्रॉस होकर चले जाएंगे। और इसीलिए उसके रोकने का पावर ज्यादा और इसके रोकने का पावर कम। जिसके रोकने का पावर जितना ज्यादा होता है ना, उसी की शील्डिंग क्या बोली जाती है, उतनी स्ट्रॉन्ग। तो एस की शील्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि उसमें नोड्स नहीं होते। पी में नोड आ जाएगा एक, डी में नोड आ जाएंगे दो, ऐसे नोड्स बढ़ते जाएंगे तो अट्रैक्शन आराम से उन नोड्स के थ्रू आगे जा सकता है। इधर उधर वाला तो जा ही सकता है, लेकिन जो बीच में से यहां रुक जा रहा था वो भी नोड के थ्रू वहां पेनिट्रेट कर जाएगा। और इसीलिए एस का अट्रैक्शन को रोकने का पावर सबसे ज्यादा, पी का उससे कम, डी का उससे कम और एफ का उससे कम होता है। ये पूरी कहानी है। और इसको हम शॉर्ट में ऐसा बोल देते हैं कि भैया जो पहले आएगा उसकी शील्डिंग क्या हो जाएगी, ज्यादा, और जो बाद में आएगा उसकी शील्डिंग क्या हो जाएगी, कम। तो ध्यान रखिएगा, एसपीडीएफ कभी आ जाए तो ये ऑर्डर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको कोई एक चीज
जेड इफेक्टिव में से पता होनी चाहिए, तो वो ये ट्रेंड है, इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें जेड इफेक्टिव से रिलेटेड जो हमें पढ़नी थी हमने पढ़ ली, अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं रेडियस पे। क्वेश्चंस बोल रहा हूं, लिखिएगा। पहला प्रश्न लिखिएगा, कल इसके ट्रू और फॉल्स लिखा दिए थे शायद, है ना। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा, इफ z effective of lithium is x, if z effective of lithium is x, then determine z effective of nitrogen, ऑप्शंस बोल रहा हूं, लिखिएगा। पहला ऑप्शन x, दूसरा ऑप्शन x प्लस 0.65, तीसरा ऑप्शन x प्लस 1.95, अगला ऑप्शन x प्लस 2.60। थोड़ा सा लॉजिकली सोचने की कोशिश करिए, क्या है क्या नहीं है। पहले तो दोनों एलिमेंट की पोजीशन पहचानिए कि भैया जो एलिमेंट दिया है और जिसके बारे में पूछा है वो 6 टाइप के क्वेश्चन में से कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। सेम पीरियड में आ रहा है, सेम ग्रुप में आ रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्या है क्या नहीं, पहले वो इमेजिन करना सीखिए। क्या दोनों सेम पीरियड में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आ रहे हैं। अच्छा, सेम पीरियड में हमने एस और पी ब्लॉक का ट्रेंड भी समझा और डी ब्लॉक का भी समझा। एस और पी ब्लॉक में क्या होता था, हर नया आने वाला इलेक्ट्रॉन किस में आता था? एन में। तो सिग्मा कितने से बढ़ता था? 0.35, और जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ता था? 0.65। तो अगर आपके पास एलिमेंट है लिथियम, लिथियम के बाद आएगा बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आएगा बोरॉन, बोरॉन के बाद आएगा कार्बन, कार्बन के बाद आएगा नाइट्रोजन। तो लिथियम से नाइट्रोजन जाने पर जेड इफेक्टिव कितनी बार बढ़ा होगा? लिथियम से बेरिलियम 1 बार, बेरिलियम से बोरॉन 2 बार, बोरॉन से कार्बन 3 बार, कार्बन से नाइट्रोजन 4 बार। और चारों बार कितने से बड़ा होगा? 0.65, 0.65, 0.65, 0.65। इसको ऐड कर लोगे तो x प्लस 2.6 आ जाएगा। करेक्ट आंसर इज x प्लस 2.6। जिनको समझ में आ गया भाई बात, ठीक है। जिनको नहीं आई इधर देख लें। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये आ गया लिथियम, ये आ गया नाइट्रोजन। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इसके जेड इफेक्टिव का वैल्यू आपको कितना दे रखा है? x। अब सेकेंड पीरियड में जब हम यहां से आ जाएंगे, यहां से आ जाएंगे, यहां से आ जाएंगे, यहां से आ जाएंगे, तो बेटा क्या सेकेंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एक से एक एलिमेंट में जेड 1 से बढ़ता था कि नहीं बढ़ता था? बढ़ता था। सिग्मा कितने से बढ़ता था? 0.35 से। और जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ता था? 0.65। तो जेड इफेक्टिव के बारे में बात कर रहा हूं कि ये 0.65 से यहां बढ़ जाएगा, 0.65 से यहां बढ़ जाएगा, 0.65 से यहां बढ़ जाएगा, और 0.65 से यहां बढ़ जाएगा। कितनी बार 0.65 बढ़ा? 4 बार। 4 बार ऐड कर दोगे तो इतना आ जाएगा 2.60। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लिथियम का जेड इफेक्टिव x है तो बेटा इसका जेड इफेक्टिव x प्लस 2.60 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखेगा, अकॉर्डिंग टू स्लेटर्स रूल, on moving down the group, according to Slater's rule, on moving down the group in S block, group 1, according to Slater's rule, on moving down the group in S block, group 1, value of sigma ऑप्शंस लिखें। पहला ऑप्शन इंक्रीजेस, दूसरा ऑप्शन डिक्रीजेस, तीसरा ऑप्शन रिमेन्स कांस्टेंट, चौथा ऑप्शन फर्स्ट इंक्रीजेस देन बिकम्स कांस्टेंट। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट इंक्रीजेस। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा गया है? सिग्मा के बारे में।
सिग्मा का वैल्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप चाहे लेफ्ट टू राइट जाओ चाहे टॉप टू बॉटम जाओ, सिग्मा कभी कम नहीं होता, सिग्मा हमेशा बढ़ता है, क्योंकि हर नया आने वाला इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ शील्डिंग लगाएगा। हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर जेड इफेक्टिव पूछा होता तो हमारा आंसर क्या होता? फर्स्ट इंक्रीजेस देन बिकम्स कांस्टेंट। ये इसीलिए ऐसा दिया क्योंकि होता क्या है कि हमने पूरे टॉपिक में जेड इफेक्टिव जेड इफेक्टिव जेड इफेक्टिव जेड इफेक्टिव पे फोकस किया। तो बच्चे के दिमाग में या कोई भी इंसान हो ना, ह्यूमन साइकोलॉजी बेटा, अपने दिमाग में एक इमेज सेट हो जाती है। अपने क्वेश्चन में कुछ भी पूछा अपने को दिखेगा जेड इफेक्टिव ही, और वही हुआ है अभी, है ना, कि अपने को जेड इफेक्टिव। इसीलिए क्वेश्चंस को जब आप पढ़ो तो बहुत इत्मीनान से पढ़िएगा, क्योंकि होता क्या, लास्ट टाइम पे क्या होता है, अपन बहुत सारी चीजें रिवाइज करते हैं। अब मान लो एग्जाम देने जाने से पहले मैंने लास्ट में केमेनो 4 पढ़ा, डी ब्लॉक पढ़ के जाओगे जाओगे, केमेनो 4 पढ़ा। अब वहां एग्जाम में पूछा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अपने को पता +7, लेकिन हो सकता है एग्जाम में केमेनो 4 नहीं पूछा हो, K2MnO4 पूछा हो। अपने को दिखेगा केमेनो 4 ही, क्यों? क्योंकि अपन लास्ट लास्ट में वो पढ़ के गए। तो जो अपन लास्ट एकदम बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन करने के पहले लास्ट में अपन ने जो चीजें रिवाइज करी होती ना, एग्जाम में कुछ भी पूछा हो दिखेगा वही आपको। अगर उससे कुछ भी हूबहू मिलता जुलता आ गया तो बस वही दिखने वाला है आपको। और अपन क्या करते हैं कि अपन ने सोचता अरे वाह अभी तो पढ़ा था ये, देखो, क्योंकि अपने को तो अपने ऊपर वो रहता ना कि भाई मेरे से बढ़िया कौन है ये, तो आप वही करोगे, है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। होना चाहिए पर इतना भी नहीं होना चाहिए, मतलब, है ना, वैसा। तो इसीलिए एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो जो लास्ट टाइम में पढ़ा है उससे मिलता जुलता अगर कोई क्वेश्चन दिखता ना, तो उसको बहुत सतर्क होके, सावधान रहे, सतर्क रहे वाली कहानी रहती है। अच्छे से पढ़े और फिर सॉल्व करें ना, क्योंकि ये सिर्फ एक नमूना आपको दिखाए कि अभी आप जेड इफेक्टिव पढ़ रहे थे तो आपको वही दिखेगा, चाहे पेपर में कुछ भी पूछा हो वही होगा सॉल्व। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लिखिएगा। इफ जेड इफेक्टिव ऑफ if z effective of sodium is if z effective of sodium is x, then determine z effective of calcium। ऑप्शंस बोल दे रहा हूं। पहला ऑप्शन x, दूसरा ऑप्शन x प्लस 0.35, अगला ऑप्शन x प्लस 0.65, अगला ऑप्शन x प्लस 1.95। पहले दोनों एलिमेंट की पोजीशन पहचानने की कोशिश करें। सेकेंड पीरियड से स्टार्ट करते हैं यहां पर। ध्यान से देखिएगा ना, यहां पर आपको क्वेश्चन में किसके बारे में वैल्यू दे रखी है बेटा? सोडियम। सोडियम की वैल्यू गिवन है और पूछा किसके बारे में गया है? कैल्शियम। सोडियम का जेड इफेक्टिव का वैल्यू हमें दे रखा है कि एक्स है, और आपसे बोला है कैल्शियम के जेड इफेक्टिव का वैल्यू निकाल दो। ये क्वेश्चन जो है ना, ये कई तरीकों से फ्रेम हो सकता है। जैसे इधर ध्यान दीजिए, अभी हम लोगों ने जब स्लेटर रूल से सॉल्व करा था तो इसका जेड इफेक्टिव कितना आया था? 1.3, और बाकी सबका क्या आया था? 2.2। फर्स्ट इंक्रीजेस देन बिकम्स कांस्टेंट। तो बेटा अगर इसका जेड इफेक्टिव एक्स है तो इसका भी तो जेड इफेक्टिव एक्स ही होगा, सबका जेड इफेक्टिव बराबर है। अगर इसका जेड इफेक्टिव बराबर है तो यहां भी यही होगा, फर्स्ट इंक्रीजेस देन बिकम्स कांस्टेंट। तो मुझे इसका जेड इफेक्टिव निकालना हो, चाहे इसका निकालना हो, चाहे इसका निकालना हो, चाहे इसका निकालना हो, बात एक ही है। तो मैं अगर कैल्शियम का जेड इफेक्टिव निकालना चाहता हूं तो उसके बदले में मैग्नीशियम का निकाल लेता हूं। क्या मैग्नीशियम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आ रहा है? यस। एस ब्लॉक में सेकंड या थर्ड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव कितने से इंक्रीज होता है बेटा? 0.65 से। तो इसका मतलब अगर इसका जेड इफेक्टिव एक्स था तो मैग्नीशियम का जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 0.65, और इन सभी का जेड इफेक्टिव भी कितना होगा? एक्स प्लस 0.65। तो दिस इज द आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इन एल्यूमिनियम the shielding observed by last electron in aluminium, the shielding observed by last electron is due to in aluminium the shielding observed by last electron is due to, पहला ऑप्शन लिखे 1s2, दूसरा ऑप्शन लिखे 1s2 2s2, और चिपका ले उसको, है इधर आ, तू कॉपी लेके आ बाहर, आजा, तुम पता है तेरे को किसको बोल रहा हूं, आजा। अगला ऑप्शन लिखो तीसरा, 1s2 2s2 2p6 3s2, 1s2 2s2 2p6 3s2, तेरी लाना, दूसरे की जिसके लाया होगा फाड़ दूंगा मैं, पहले बता रहा हूं, अगर किसी और ने कॉपी दी है तो। अगला लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, क्या नाम है आपका? निशांत, बच गया तू, बच गया तू, कुछ नहीं, खड़े रह आराम से। 4 दिन से क्यों नहीं आया? आज ठीक है, तभी उसके गले में हाथ डाल के बैठा हुआ है? ऐसी तबीयत ठीक करेगा तो कैसे काम चलेगा? है? लिख लेना बाद में ना। चलो, क्या लिखा? लास्ट ऑप्शन क्या था? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन है ना, क्योंकि भैया एल्यूमिनियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 13, तो 13 में से टारगेट इलेक्ट्रॉन 13th होगा। टारगेट इलेक्ट्रॉन पे शील्डिंग लगाने का काम कौन करेंगे? इनर इलेक्ट्रॉन, और इनर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 12, और 12 का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s2, तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा ना। एक लास्ट क्वेश्चन और लिखे, आगे बढ़ते हैं फिर। द स्क्रीनिंग इफेक्ट of dash, है ना, fill in the blanks टाइप का, the screening effect of dash is more than p subshell। ऑप्शंस लिखिएगा, पहला ऑप्शन S, अगला ऑप्शन D, अगला ऑप्शन F, लास्ट ऑप्शन बोथ D एंड F। क्या हो जाएगा? है ना, पूछा है कि भाई किसका शील्डिंग इफेक्ट P से ज्यादा है, तो P से ज्यादा ऑब्वियसली कौन होता है? S। अगर इसी में होता डैश के बारे में और लेस देन P बोलता, तो आंसर क्या हो जाता? बोथ D एंड F, फिर दोनों हो जाते हैं ना। तो इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, एक आइडिया हमको बेसिकली लग गया कि भैया क्या क्या हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, हेडिंग डालिएगा रेडियस। रेडियस है ना, चलिए आइए बात करते हैं रेडियस के बारे में, रेडियस है क्या और किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक, सबसे पहली बात, जूनियर क्लासेस में मैथ्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक फिगर के ऊपर बात होती है, दैट इज सर्कल। सर्कल एक 2D फिगर होता है, और हमें पता होता है कि सर्कल बनाते वक्त है ना, बचपन में वो प्रोटेक्टर रख के ऐसे यूं घुमाते घुमाते, तो एक सेंटर होता है कुछ, और सेंटर से जो सरकमफ्रेंस की जो बाउंड्री होती है, यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। यही हम लोग पढ़ते आते हैं बचपन से। तो सेंटर ऑफ द फिगर से, सर्कल की अगर बात करें तो सेंटर ऑफ द सर्कल से लेकर जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है या जो सरकमफ्रेंस की बाउंड्री है, वहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या ये भी रेडियस है? क्या ये भी रेडियस है? क्या ये भी रेडियस है? पक्का? ठीक है ना, कुछ नया नहीं है इसमें।
तो जरूरी नहीं कि रेडियस ऐसे ही बनाए, यहां भी बना सकते हैं, यहां भी बना सकते हैं, इतना समझ में आना चाहिए और इतना आता है। अब सुनिए आगे, ये बात किसकी हुई, सर्कल के बारे में। लेकिन अभी हम जो रेडियस पढ़ने वाले हैं वो एटॉमिक रेडियस है। कौन सा रेडियस है, एटॉमिक। तो अब हमें जो रेडियस कैलकुलेट करना है वो एटम का रेडियस कैलकुलेट करना है, और एटम एक 2D फिगर नहीं, एक 3D फिगर है, और एटम को एक स्फीयर की तरह ट्रीट किया जाता है। किसकी तरह ट्रीट किया जाता है, स्फीयर। तो मान लीजिए कि एक स्फीयर है, बोर्ड पे जनरली ऐसे दिखा देते हैं कि ये स्फीयर है, मतलब ऐसा सर्कुलर घुमा हुआ होगा। तो स्फीयर अगर एटम है तो एटम का रेडियस निकालने का तरीका क्या होना चाहिए था कि भैया सेंटर ऑफ द एटम से उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वहां तक का डिस्टेंस निकाल लीजिए, उसी को क्या बोला जाना चाहिए, रेडियस। बोलते भी ऐसे ही है, डिफाइन भी ऐसे ही करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन जितना आसान इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना दिख रहा है बोर्ड पे, उतना आसान होता नहीं है। एनसीईआरटी में जब रेडियस, मैं आज टेलीग्राम पे पोस्ट भी कर दूंगा, एनसीईआरटी में जब रेडियस का आप शुरुआत का पार्ट पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि रेडियस, वैसे तो अपन क्या डिफाइन कर देते हैं, मान लो ये न्यूक्लियस बनाया और इसके आसपास खूब सारे शेल बनाए, तो हम जनरल डेफिनेशन क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेडियस। पर ये जो ऐसा दिखाना तो बहुत आसान है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कैलकुलेट नहीं होता। वहां पर एक्चुअल में जब एटम को देखा जाता है तो एटम में ऐसे सर्कुलर पाथ दिखते नहीं है, ऐसी लाइन, चूने से लाइन थोड़ी बना रखते कि भैया इसी में घूमना है तुमको, स्कूल में जैसे कंपटीशन में बनाते, नहीं। एक्चुअल में वहां पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है। समझना बात को, है ना। जैसे मान लीजिए ये मैंने न्यूक्लियस बनाया, अब मैंने बोला आपको सबसे पहले कौन आता है, 1s, फिर कौन आता है 2s, फिर कौन आता है 2p। तो होता क्या है, एस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। तो आपको इस न्यूक्लियस के आसपास एक स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी दिखती है, ऐसा ऐसा गोला नहीं बना होता, इस तरह का एक क्लाउड का डेंसिटी दिखता है। क्लाउड मतलब इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, 1s। कि स्फेरिकल है और पहला है इसलिए 1s बोल दिया जाता है इसको। सुनते चलना, समझते चलना। फिर क्या होता है, 1s के बाद कौन आता है, 2s। तो होता क्या है कि इसके बाद वापस से थोड़े से गैप के बाद बीच में नोड आ जाता है, जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हो कि इनके बीच में नोड होता है। ऐसा एक सर्कुलर पाथ, स्फेरिकल पाथ दिखता है, जो कि 2s ट्रीट किया जाता है। फिर 2s के बाद कौन आता है, 2p। 2p में 3 डब्बे होते हैं, px, py, pz, और उसका शेप कैसा होता है, डंबल। तो होता क्या है बेटा कि यहां पर आपको एक इस तरह की डेंसिटी देखने को मिलती है। जिसको ट्रीट किया जाता है px, py, pz। फिर जब थर्ड शेल की जब बात होती है तो फिर से ऐसी एक सर्कुलर 3s की बाउंड्री आएगी, ऐसा चलता जाता है। तो एक्चुअल में ऐसा कुछ दिखता है। अब मैं आपको बोलूं कि मान लो पहला शेल, दूसरा शेल, तो अपने को तो यहां से खटाक से दिखा दूसरा शेल ये है, वहां नहीं दिखता। वहां तो दूसरे का एस भी दिख रहा और दूसरे का, और पी में भी ऐसा नहीं है कि यूं बना हुआ, नहीं, ऐसा होता है, क्लाउड होता है, एक डेंसिटी का रीजन होता है। तो अगर मान लो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से अगर मैं बोलूं सेकेंड शेल, मान लो इसको मैं सेकेंड शेल ट्रीट करके चल रहा हूं, तो सेकेंड शेल में भी प्रॉब्लम ये आएगी कि आप इस सेंटर से, ये जो डेंसिटी चालू हुई और खत्म हुई, इसका एक रेंज होता है। तो आप चालू हुई वाली डेंसिटी को सेकेंड शेल मानोगे, या बीच वाली डेंसिटी को सेकेंड शेल मानोगे, या फिर जहां पर खत्म हो रहा है वहां पर सेकेंड शेल मानोगे, क्योंकि तीनों का कैलकुलेशन बहुत अलग अलग आएगा। एटम का साइज वैसे ही बहुत छोटा होता है, उसमें जब आप रेडियस नापने जा रहे हो तो एक एक मिलीमीटर का भी फर्क पड़ेगा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फिगर की तरह काम कर जाएगा। तो होगा क्या कि ये जो कैलकुलेशन है ना एटम का, देखने में बड़ा आसान दिखता है कि रेडियस ऐसे नप जाएगा, लेकिन रेडियस ऐसे नपता नहीं, ये प्रॉब्लम आती है, ये एक प्रॉब्लम है। आपने पढ़ा होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है कि साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेसी के साथ आप पोजीशन और
मोमेंटम वगैरह की जब बात करते हैं उसको आप कैलकुलेट नहीं कर पाते ना, x इंटू पी वाला जो फॉर्मूला चलता है। तो यहां पर आप इसकी एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वेव के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन दो नेचर दिखाते हैं, एक तो पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। तो इलेक्ट्रॉन एक जगह टिकेगा नहीं, वेव नेचर है, मतलब ऐसा चल रहा है। तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन मानूं कि इसको मानूं कि इसको मानूं, क्रेस्ट को मानूं कि ट्रफ को मानूं कि मीडियन को मानूं, ये पता नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए कैलकुलेशन में एक फ्रैक्शनल डिफरेंस आ सकता है। दूसरी बात, ये तो एक तरीका हुआ, एक ड्रॉबैक हुआ, रेडियस को कैलकुलेट करने में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दूसरी बात ये कि भैया पीरियोडिक टेबल के जितने एलिमेंट हैं, मान लो वो अकेले मिल जाते, आइसोलेटेड मिल जाते, तो आप ये नाप भी सकते थे। एक्चुअल में इनर्ट गैसेस जनरली आइसोलेटेड होती, बॉन्ड नहीं बनाते, लेकिन उसके अलावा दुनिया के जितने एलिमेंट होते हैं 118 में से इनर्ट गैस को हटा दो तो बाकी सब एलिमेंट आपको बॉन्डेड फॉर्म में मिलेंगे, कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं मिले। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो अगर मुझे हाइड्रोजन का रेडियस निकालना है तो हाइड्रोजन H के फॉर्म में मिलता ही नहीं है नेचर में। एक्चुअल में हाइड्रोजन या तो H2 के फॉर्म में मिलेगा, या फिर HF के फॉर्म में मिलेगा, या HCl के फॉर्म में मिलेगा, या NH के फॉर्म में मिलेगा, मतलब अकेला नहीं मिलेगा, या तो किसी ना किसी के साथ बॉन्डेड फॉर्म में मिलेगा। और अगर बॉन्डेड फॉर्म में मिलेगा, मान लो मैं अभी इसको लेके चल रहा हूं क्योंकि अभी हमने EN नहीं पढ़ा है, तो हम अभी इन केसेस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, अभी हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन के केस को कंसीडर कर रहे हैं, ताकि हमें पता रहे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ठीक बीचों बीच है, वरना EN डिफरेंस की वजह से कई बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है, तो अभी हम इसको नहीं ले रहे। मान लो हाइड्रोजन नेचर में H2 मिलता है, तो H2 मिलता है तो क्या होगा, पहला वाला जो हाइड्रोजन है और दूसरा वाला जो हाइड्रोजन है वो आपस में H2 बनाने के लिए क्या करते हैं, ओवरलैपिंग, कोवेलेंट बॉन्ड होता है इनके बीच में, तो ओवरलैपिंग करते हैं। अब ओवरलैपिंग में अपन तो बाउंड्री बनाते वक्त ऐसे दिखा देते हैं, वहां हकीकत में ऐसी बाउंड्री थोड़ी दिखेगी, वहां तो ऐसा दिखता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखता है। तो करते क्या है कि अपने को इसकी एग्जैक्ट बाउंड्री या इसकी एग्जैक्ट बाउंड्री दिखेगी नहीं, तो करा क्या जाता है कि जब भी किसी का रेडियस निकालना होता है तो उसके दोनों न्यूक्लियस जो है, जो आपस में जुड़े हुए दो एटम है, उनके न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, डी, कुछ भी बोल सकते हो। मान लो ये एलिमेंट ए है, ये भी ए है, तो डी ए। मान लो ये ए है, ये बी है, तो डी ए बी। इसको सी और सी लिया तो डी सी सी, जो भी आप चाहे वो ले सकते हैं, हम ए और ए यूज करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस आता है इसको क्या बोलते हैं, डी ए। अब रेडियस जब आप निकालने जाओगे, अगर अज्यूम करें तो इनकी बाउंड्री कुछ ऐसी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या करता है कि ये जो डी ए है ना, उसको क्या कर देते हैं बेटा, हाफ कर देते हैं। हालांकि इससे भी आंसर बिल्कुल करेक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन सॉल्व करने का जो मेथड यूज किया जाता है वो यही होता है। तो हम लोग जब भी किसी एलिमेंट का रेडियस निकालने जाते हैं तो पहले हम उसके बॉन्डेड फॉर्म, क्योंकि ज्यादातर आइटम बॉन्डेड फॉर्म में मिलेंगे, तो जब भी वो बॉन्डेड फॉर्म है तो बॉन्डेड फॉर्म में उसका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस निकालेंगे और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को क्या कर देंगे, हाफ। हर जगह यही होगा। तो पहले एक काम करें, सबसे पहले रेडियस के बारे में पॉइंट लिख लेते हैं, डेफिनेशन बोल दे रहा हूं, लिखिएगा। इट इज डिफाइंड एज 1/2, इट इज डिफाइंड एज 1/2, इधर देखना, ऐसे लिखेंगे, पक्की बात, ई ना चल भाई। 1/2 कहने का मतलब क्या है, आधा, सिर्फ आधा। भैया जब आप इसको, क्योंकि एनसीईआरटी 1/2 लिखता है, इसलिए 1/2 लिखाना जरूरी है, एग्जाम में आगे पता चला कुछ और ही समझ के आ गए। आप सोचो यहां पर ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को जब आपने आधा करा तो ये पहला हाफ मिला और ये दूसरा। हम दोनों में से किसी एक हाफ के बारे में बात करेंगे, ये हाफ लिया तो इसका रेडियस, वो हाफ लिया तो उसका रेडियस। तो 1/2 कहने का मतलब ओनली हाफ ही है, पर लिखने का जो तरीका वो 1/2 होता है ना, तो ध्यान रखना, उसको 1.5 मत समझ लेना, 1/2 है मतलब सिर्फ आधा। लिखिएगा, it is defined as 1/2 of the internuclear distance, 1/2 of the internuclear distance between two similar adjacent bonded atoms, two similar adjacent bonded atoms, टू सिमिलर एडजेसेंट बॉन्डेड एटम्स। देखिए ध्यान सुनना, एक सिंपल सा पॉइंट क्या आ गया कि अभी हम लोगों ने, मैंने आपको ये बोला कि अभी हमने EN नहीं पढ़ा है, इसलिए हम जो केस लेंगे उसमें दो डिफरेंट एटम को अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे। दो डिफरेंट एटम में क्या होता है, वो जब EN पढ़ोगे वहां पर आ जाएगा।
अभी हम सेम एटम मान के चलते हैं। तो हमने रेडियस को डिफाइन कैसे किया, दो सिमिलर एडजेसेंट मतलब बिल्कुल पास पास वाले, दो सिमिलर एडजेसेंट बॉन्डेड एटम्स का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है उसके 1/2 को क्या बोला जाएगा, रेडियस। अब क्योंकि यहां पर जो दो एटम्स आप लेने वाले हो उनको सिमिलर होना जरूरी है फिलहाल टाइम बीइंग के लिए, जब तक ईएन नहीं पढ़ लेते, और उनका बॉन्डेड होना जरूरी है। तो डिटरमाइनिंग ऑन द या डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बॉन्ड, ये दो जब एटम जुड़े तो टाइप ऑफ बॉन्ड अलग अलग हो सकते हैं। दो एटम के बीच में आयनिक बॉन्ड हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, मेटालिक बॉन्ड हो सकता है, वीक फोर्सेस हो सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द फोर्स या अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स हम लोग रेडियस के अलग अलग टाइप्स को डिफाइन करेंगे। सब में अल्टीमेटली फॉर्मूला यही आएगा, आपको दो एटम लेने हैं और उनके इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को क्या करना है, हाफ करना है। अगर दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है तो उस एटॉमिक रेडियस को, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है तो एक अलग से नाम दे दिया जाएगा, वो होगा कोवेलेंट रेडियस। मान लो दो एटम के बीच में मेटालिक बॉन्ड है तो उस एटॉमिक रेडियस को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाएगा, मेटालिक रेडियस। मान लो दो के बीच में वंडरवॉल फोर्स है तो उस एटॉमिक रेडियस को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जाएगा, वंडरवॉल रेडियस। तो अब हम रेडियस ही पढ़ रहे हैं, रेडियस का एक है ना ओवरऑल व्यू हमने ले लिया, बट अब रेडियस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, होना सब में यही है, बस टाइप ऑफ बॉन्ड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आइए अगली हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ रेडियस। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा बेटा 2 मिनट के लिए। सबसे पहला जो टाइप ऑफ रेडियस हम लोग समझ रहे हैं वो है बेटा कोवेलेंट रेडियस। ध्यान सुनना, आपने दो, अभी डेफिनेशन वगैरह लिखाऊंगा, ध्यान सुनना, आपने दो सिमिलर एटम लिए ए और ए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ए और ए लिया आपने, और वो कैसे होने चाहिए, बॉन्डेड। लेकिन क्योंकि हम बॉन्डेड की बात कर रहे हैं और हमने कोवेलेंट रेडियस लिखा, इसका मतलब उन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड। अब याद करें, थोड़ा सा हम आगे की बात कर लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। दो तरह के मेनली बॉन्ड्स हम लोग पढ़ते हैं, एक तो आयनिक बॉन्ड और एक कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन, पक्की बात है। अच्छा, कैटायन बनाने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है, यस। एनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है क्या, यस। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है मेटल की और गेन करने की टेंडेंसी होती है नॉन मेटल। तो जनरली आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा, ये बात देखने में बड़ी हल्की लगती है लेकिन ये पूरे केमिकल बॉन्डिंग में बार बार लगातार काम आएगी। क्यों काम आएगी वो उस समय बताऊंगा। आयनिक बॉन्ड की बात करें, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, जब मेटल के साथ कौन जुड़ेगा, नॉन मेटल। जनरली है ना, हर चीज अभी जनरली में चल रहा है क्योंकि एक आध दो एक्सेप्शंस आएंगे आगे जाके, बट जनरली जब मेटल और नॉन मेटल आपस में जुड़ते हैं तो जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, आयनिक। ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये बनेगा कैटायन, ये बनेगा एनायन, और कैटायन एनायन के बीच में बनने वाला बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड। अगले पे आते हैं, अगला बॉन्ड कौन सा है बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। ध्यान से देख लीजिए, तो ये दो बातें हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मेटल नॉन मेटल आसपास दिखे आयनिक बॉन्ड होगा, नॉन मेटल आसपास दिखे कोवेलेंट बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, हाइड्रोजन इज अ, इनके बीच में कैसा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक, इनके बीच का बॉन्ड कैसा होगा, आयन। ये एक ब्रीफ आइडिया आपको दे दिया, ये पॉइंट अपने दिमाग में होना चाहिए। आइए इधर ध्यान दीजिएगा, कोवेलेंट रेडियस की जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने आपको क्या बोला कि दो सिमिलर एडजेसेंट एटम पर जुड़े कौन से बॉन्ड से होने चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड। अब जब हम केमिकल बॉन्डिंग में कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे ना, 70% ऑफ द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का इसी पे चलेगा। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। याद करिए जूनियर क्लासेस में भी आप पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक होता है,
और इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। शेयरिंग का मतलब ही ओवरलैपिंग होता है बेटा। एक टॉपिक आएगा केमिकल बॉन्डिंग में, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब दोनों की बाउंड्रीज टच हो रही है, उसी को हम बोलते हैं कि दोनों ने एक दूसरे की बाउंड्रीज को शेयर किया है। और इसका मतलब है, ध्यान रखना, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे होगा? ओवरलैपिंग से। आप इधर देखिए, क्या इन दोनों एटम की बाउंड्रीज आपको ओवरलैप होते हुए दिख रही है? यस। अगर कभी भी मैं डायग्राम ऐसा बना दूं कि ओवरलैप हो रहा है, तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन सा बॉन्ड है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड है। पक्की बात है। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया तो मुझे बताना, हमें रेडियस निकालने के लिए, ये बॉन्ड हमको वहां पर ऐसा नहीं दिखेगा, बट अभी हमको समझने के लिए ऐसा देखना होता है। क्या हमें किसी का भी रेडियस अगर निकालना है तो हमें उनके लिए क्या निकालना पड़ेगा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्योंकि दोनों एटम अभी ए और ए लेके चल रहे हैं, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? डी ए से। और इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का जो 1/2 होगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे बेटा? रेडियस। पर इस बार रेडियस में कौन सा बॉन्ड है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड है। तो एटॉमिक रेडियस को एक पर्टिकुलर टर्म दे दी जाती है, और वो टर्म क्या है? कोवेलेंट रेडियस। मैं इसको एटॉमिक रेडियस भी बोल सकता हूं और मैं इसको कोवेलेंट रेडियस भी बोल सकता हूं। यहां पर इसमें जो डी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और इसी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को केमिकल बॉन्डिंग में जाके बॉन्ड लेंथ भी बोला जा सकता है। तो बॉन्ड लेंथ जो हम लोग पढ़ते हैं वो और कुछ नहीं होता, वो जनरली यही इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है। अब देखो, ये जो पॉइंट हमने डिस्कस किया, इसमें एक टर्म आ रही है, और वो टर्म क्या आ रही है? SBCR। सुनते चलना, एनसीईआरटी में ये टर्म लिखी हुई है। SBCR का फुल फॉर्म होता है बेटा सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस। टर्म लिख लीजिएगा पहले इस बात को, सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस। सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस। अब ये सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस क्या है, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, हमने अभी बात करी कि जब हमें कोवेलेंट रेडियस निकालना है तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पड़ेगा दो एटम्स के बीच में। मान लीजिए जिन दो एटम के बीच में आप कोवेलेंट रेडियस निकालना चाह रहे हो, वो दोनों एटम कौन है? कार्बन। मान लिया ये भी एक नॉन मेटल है, ये भी एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल का बीच का बॉन्ड कैसा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। पर कोवेलेंट बॉन्ड तो अलग अलग टाइप के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट। कार्बन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऑर्गेनिक में सुना होता है तो पिक्चराइजेशन ज्यादा अच्छे से आ जाता है। अगर मैं कार्बन कार्बन के ही कोवेलेंट बॉन्ड्स को देखूं तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का डिस्टेंस ज्यादा होगा, डबल में बॉन्ड लेंथ छोटी, ट्रिपल में बॉन्ड लेंथ और छोटी। अगर मैं इसका डी निकालूं और इसका डी निकालूं और इसका डी निकालूं, क्या तीनों का डी बराबर आएगा या अलग अलग आएगा? अलग अलग। सबसे ज्यादा डी इसका। पक्की बात है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जब भी आगे भी हमारे सिलेबस में जब हम कोवेलेंट रेडियस के ऑर्डर बनाएंगे ना, तो हम रेडियस के लिए, भैया कोई सिंगल बनाता है, कोई डबल बनाता है, कोई ट्रिपल बनाता है, कोई हो सकता है बस सिंगल ही बनाता हो, कोई हो सकता है सिंगल और डबल बनाता हो, ट्रिपल नहीं बनाता हो। ऐसे अलग अलग सिचुएशन बनती है अलग अलग आइटम्स के लिए। तो होता क्या है कि हम जब भी SBCR या कोवेलेंट रेडियस निकालेंगे, हम इस तरह के बॉन्ड्स को कंसिडर नहीं करते। हम जब भी एक टर्म यूज करेंगे कोवेलेंट रेडियस, तो हम सिंगल बॉन्ड वाले ही कोवेलेंट रेडियस को कंसिडर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन भी हम इस पे करेंगे, तो ध्यान रखना है ना, SBCR का मतलब होता है हम उन्हीं एटम्स के रेडियस को यहां देख रहे होते हैं, या जब हम लोग ऑर्डर बनाएंगे जिनके बीच में कैसा होगा? सिंगल बॉन्ड। अनटिल एंड अनलेस आपको अलग से डबल या ट्रिपल बॉन्ड मेंशन किया हो, अदरवाइज हम लोग अगर सिर्फ कोवेलेंट रेडियस बोल रहे हैं तो हम लोग सिंगल बॉन्ड के कोवेलेंट रेडियस को कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन इस पे चलता, चलो इसी को ले लेते हैं एग्जांपल में। लिखिएगा क्वेश्चन, which of the following molecule can be used to determine SBCR of carbon? SBCR of carbon। पहला ऑप्शन लिखे C2H2, दूसरा ऑप्शन लिखे C2H4, तीसरा ऑप्शन लिखे C2H6। करेक्ट आंसर
लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज कुछ भी लिख लेना। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? C2H6, क्योंकि यहां पर कार्बन कार्बन का कैसा बॉन्ड मिलेगा बेटा? सिंगल बॉन्ड, तो इसीलिए वहीं से कार्बन का SbCr आप डिटरमाइन कर पाएंगे। अच्छा, अगला पॉइंट क्या? ये जो कोवेलेंट रेडियस हमने लिखा, इसकी डेफिनेशन आपको लिखा दे रहा हूं, एक बार डेफिनेशन लिख लीजिएगा कोवेलेंट रेडियस के लिए। इट इज डिफाइंड एज 1/2, it is defined as 1/2, it is defined as 1/2 of the internuclear distance, it is defined as 1/2 of the internuclear distance between two similar adjacent covalently bonded atoms, between two similar adjacent covalently bonded atoms, between two similar adjacent covalently bonded atoms। ठीक है, तो दो सिमिलर कोवेलेंट है ना, दो सिमिलर एडजेसेंट कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जब हम हाफ लेते हैं तो उसे क्या बोला जाता है बेटा? कोवेलेंट रेडियस। एक बात और, लास्ट पॉइंट यहां पर ध्यान सुनना, कोवेलेंट रेडियस की अगर हम लोग बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का काम कौन करेगा? मेटल करेगा कि नॉन मेटल करेगा? नॉन मेटल। तो कोवेलेंट रेडियस जो होता है ना, इसका इस्तेमाल जनरली हम लोग किसके लिए करते हैं बेटा? नॉन मेटल्स के लिए। ये बात मेंशन कर लेना, जनरली फॉर नॉन मेटल। ऐसा नहीं कि मेटल के लिए नहीं निकलता, मेटल के लिए भी कोवेलेंट रेडियस निकलता है ना, क्योंकि मेटल भी कई तरह के ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड बनाते हैं, उसके अंदर कोवेलेंट रेडियस निकाल सकते हैं। बट हाँ, हमें जनरली कोवेलेंट रेडियस जो है वो किसके लिए डिटरमाइन करना होता है? नॉन मेटल्स के लिए। ठीक है, यहीं पे अभी समाप्त करते हैं, आगे का डिस्कशन कल करेंगे।